हेलो, वेलकम टू द मास्टर टेक। आज चलते हैं HMT63 एग्जाम के रिमेनिंग जो क्वेश्चन बाकी रह गया था सोल्यूशन करने के लिए, उसे देखते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क, और जिसे लैन कहते हैं। देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क होता है कि हाँ, कोई एक सीमित ऑफिस के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान यूज़ किया जा रहा है, जो कंप्यूटर से संबंधित है, वो सब के लिए ये लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ किया जाता है। और जिसके ज़रिए आपका एक कंप्यूटर यहाँ पे है ना, और दूसरा यहाँ पे है, आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट इंटरनेट, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। या कोई एक बड़ा सा MFD लगा के रखा हो, ठीक है, मल्टी फंक्शनल डिवाइस हो, जहाँ पर जेरक्स करना, प्रिंट आउट करना, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। या यहाँ पे और कोई एक मॉनिटर लगा के रखा हो, यहाँ पे और कोई एक मॉनिटर लगा के रखा हो, ठीक है, यहाँ पे और कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा कर रखा हो। ये सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम लैन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है, प्रिंटर है, केबल, ये सब लैन से कनेक्ट, लैन का संबंध है, लैन से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, यूज़ किया सकता है इसमें लोकल एरिया नेटवर्क। पर मॉडेम जो है वो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करते हैं, जो हम WAN यहाँ पे यूज़ होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वो क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे आंसर है मॉडेम, गलत। ओके, नो इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 75/8 आवर्स। ओके, एक लार्ज डायमीटर वाला है टैप, वो 10 घंटा कम लेता है, किससे, स्मॉल वाला जो डायमीटर है उससे। क्या करने में, अगर सेपरेटली टैंक को फिलअप करें तो, ठीक है। सब यहाँ पे पूछा गया है कि हाँ, दोनों का अलग अलग अगर भरे तो कितना टाइम व कितना आवर्स लगेगा, वही निकालना है, ठीक है। सो नो इशू। पहले हम क्या करते हैं, एक को अगर अलग अलग निकाल लेते हैं कि वो लोग, उन लोगों को कितना टाइम लग रहा है, उसी हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सो नो इशू। अभी देखिए कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्मॉल वाला जो टैप है वो अकेला x आवर्स में पूरा टैंक का जो पूरा पार्ट है उसको हम 1 एज्यूम करेंगे, हम 1 मानेंगे पूरा पार्ट को, एक भाग। सो पूरा 1 पार्ट को फिलअप कर देते हैं x आवर्स में। सो अगर 1 आवर का हिसाब आए तो 1/x पार्ट वो भरेगा, फिलअप करेगा, ठीक है। और जो लार्ज डायमीटर वाला है, ये तो है स्मॉल डायमीटर वाला, स्मॉल, और इधर लार्ज डायमीटर, लार्ज, सॉरी यहाँ पे नहीं, लार्ज, लार्ज डायमीटर वाला x-10 इतना आवर्स में जो पूरा टैंक है, जिसको हम 1 पार्ट मान रहे हैं, उसको फिलअप कर देते हैं। और अगर 1 आवर्स टाइम ले लार्ज डायमीटर वाला, तो कितना भरेगा, 1/x-10 पार्ट, ठीक है। अभी दोनों एक साथ इतना आवर्स ले लिया, दैट मीन्स 75/8 आवर्स में 1 पार्ट पूरा ही भर दिया था। सो 1 आवर्स में कितना भरेगा, दोनों मिलके उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल। सो ये 1 घंटा में दोनों मिलके इतना भरा, कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन दिया उसी के हिसाब से, और हमने जो एज्यूम किया उसी के हिसाब से माना जाए तो इसका बराबर आने वाला है कि 1/x पार्ट प्लस 1/x-10 पार्ट। ये भी तो दोनों अलग अलग भर रहा है, तो इसका टाइमिंग और इसका टाइमिंग एक घंटा ही है। सो दोनों मिलकर कितना पार्ट, अगर दोनों चालू कर दे तो कितना पार्ट भर सकता है, तो ये दोनों का समेशन है, सम है, ठीक है, और जो इसकी बराबर है। सो यहाँ से हमें मिलने वाला है x का वैल्यू। जब यहाँ पे आप ये पूरा मैथमेटिक्स करोगे, लास्ट में आपको एक इस सिचुएशन में आएगा कि हाँ, 4x-15 इंटू x-25 इज इक्वल टू 0। सो नो इशू, हमें x का वैल्यू निकालना है, जो स्मॉल टैप का 1 घंटे का जो जितना टाइम लग रहा है वही। सो यहाँ पे x
इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एक आ रहा है 25 और एक आ रहा है 15/4। ठीक है, यहाँ तक नो इश्यू। तो देखिए अगर इसको हम ये लार्ज जो टैप है उसका जो टाइमिंग निकालने के लिए हम अगर यूज़ करते हैं, सो यहाँ पे 10 माइनस सॉरी 25 माइनस 10 आ रहा है। ठीक है, सो हमें कितना मिल रहा है, 15 आवर्स। और एक वैल्यू है उसे हम यूज़ करते हैं, सो 15/4 माइनस 10 इक्वल टू कितना आने वाला है, यहाँ पे आएगा -25/4। देखिए जो टाइम है आवर्स है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स ये जो हिस्सा है ये इग्नोरेबल है। कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला इग्नोरेबल है। तो जब x का वैल्यू मिल ही चुका है, x का वैल्यू मिल चुका है, सो एक कितना घंटे में भर रहा है, छोटा वाला टैप 25 घंटे में और बड़ा वाला टैप 15 आवर्स में। 10 घंटे का लेस है, 25 माइनस 15 25 माइनस 15 10 घंटा होगा। ठीक है, तो इधर से भी ये प्रूफ हो रहा है। ठीक है, सो आंसर है डी नंबर। सो लेट्स जंप ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाफ ऑफ पेरीमीटर, क्या बोला है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका जो लेंथ है वो 4 मोर देन इट्स विड्थ। समझ लो ये L है और ये विड्थ है। ठीक है, इसे हमें B से ब्रेथ डिनोट करते हैं, जैसे L और B रेक्टेंगुलर में यूज़ करते हैं ना। सो बोला गया है 4 मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, तो 4 अगर मोर देन हो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसे अगर वेट को अगर हम x मानते हैं, सो इसे हम x+4 अकॉर्डिंग टू जो भी कंडीशन दिया हुआ है ना। और बोला कि जो हाफ ऑफ पेरीमीटर है वो है 36 मीटर। यहाँ पे ईज देना भूल गया लग रहा है, इज 36 मीटर। ठीक है, सो ये एक चक्कर अगर पूरा घूम गया हो तो फुल पेरीमीटर होता है, हाफ उसका आधा होगा। ठीक है ना, सो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि x+4 इज इक्वल टू 36। कोई इशू नहीं है। सो x इक्वल टू यहाँ पे कितना आने वाला है, 16। सो विड्थ तो मिल चुका है x का वैल्यू। सो लेंथ कितना होने वाला है, ये है w सॉरी विड्थ, WID विड्थ। और लेंथ लेंथ कितना होगा, x+4 इक्वल टू 20 है ना, इतना होगा लेंथ। सो 20 और 16 हो गया, मिल गया। ओके, अभी लेट्स जंप ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। A taxi charges in city consist of fixed charges together with the charges for distance covered. So पहले तो एक फिक्स चार्ज लेता है और फिर जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया उसका अलग से चार्ज ले रहा है। ठीक है, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये चार्ज लेता है। तो बोला है कि फिक्स चार्ज कितना भाई निकालो, पर किलोमीटर कितना लग रहा है वो भी निकालो, और 25 किलोमीटर अगर ट्रैवल करे कोई बंदा तो कितना रुपया जाएगा, लास्ट वही है। ठीक है, सो नो इशू, नो इशू। हम फिक्स चार्ज मान लेते हैं कि x है, और जो वेरिएबल चार्ज है या जो पर डिस्टेंस पर किलोमीटर जो भी चार्ज है वो y मान लेते हैं। ठीक है, सो हम 105 रुपये जो 10 किलोमीटर के लिए उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि x+10 किलोमीटर इंटू वाई। वाई क्योंकि वेरिएबल चार्ज है पर किलोमीटर, 10 किलोमीटर का कितना बनेगा 10y इक्वल टू 105। तो इन द सेम वे x+15 किलोमीटर वाला कितना होने वाला है 155। यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू 105 माइनस 10y। यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लो 155 माइनस 15y। जब x का वैल्यू यहाँ दोनों को हम बराबर कर देते हैं, ठीक है ना, सो 105 माइनस 10y इक्वल टू 155 माइनस 15y। यहाँ पे y का वैल्यू आपको आने वाला है क्या, 10। इससे हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आएगा 5। दैट मीन्स फिक्स चार्ज इतना है और पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपया है। भाई 25 किलोमीटर अगर रन करेगा बंदा तो 5 जो फिक्स चार्ज है
प्लस ये जो 25 इंटू 10 है, दैट मीन्स 255 रुपीस। ठीक है, ये आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। ए बॉय ऑफ मास 50 किलो और वो स्टीयर केस या सीढ़ी चढ़ रहा है, 45 स्टेप चढ़ गया 9 सेकंड में। हर एक स्टेप या सीढ़ी का जो उच्चता है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आने के बाद हाँ यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस हिसाब से। अभी देखो यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, तो हमें इससे भी मीटर में ही कन्वर्ट करना है जब हाइट मेजर करेंगे। नो इशू, हमें मास कितना दिया हुआ है 50 kg और टाइम कितना दिया हुआ है 9 सेकेंड और हाइट कितना है, हाइट को 8 से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे हम इसको मीटर में भी लेके जाएंगे और जितना स्टेप है उससे भी गुना कर देंगे। सो 15 इसको बाई 100 कर दे तो मीटर में चला गया, इंटू 45 स्टेप किया तो ये करीबन ये आएगा 6.75 मीटर आएगा। ठीक है, सिंपल सी फॉर्मूला अप्लाई करना है कि हमें पता है कि पावर इक्वल टू एनर्जी, कितना टाइम में एनर्जी खर्चा हो रहा है वही पर टाइम। ठीक है, और एनर्जी इक्वल टू हमें पता है कि m इंटू ए इंटू एच, तो यहाँ पे ए की जगह में जी यूज़ करना है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सुनो इशू, हमें पहले निकालना क्या है एनर्जी। सो एनर्जी इक्वल टू 50 इंटू आएगा 10 इंटू आएगा और हाइट में 6.75 और एनर्जी को हम जूल से डिनोट करते हैं इसका यूनिट। सो आने वाला कितना है 3375 जूल। ठीक है, और पावर पावर अभी इसमें अप्लाई करो, 3375 डिवाइडेड बाई टाइम तो 9 सेकंड ही लिया था और वाट में हम उसका यूनिट लिखते हैं। सो दैट मीन्स 375 वाट। ठीक है, ये है आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पोर्टर लिफ्ट से लगेज 15 kg का है वो लगेज और उसके सिर के ऊपर रखा है ऑन हिज हेड देयर मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, सो वर्क डन कितना हुआ है लगेज के ऊपर वो निकल, सिंपल सी हिसाब। अगर वर्क डन भी बोले या एनर्जी बोले, जो यूनिट आने वाला वो जूल ही आने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल सी हिसाब, जो वर्क डन है वो भी एम जी एच ही होगा, क्योंकि जी क्यों है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं लिख सकते हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के एगेनिस्ट उस सामान को ऊपर उठाया गया है। और जब यहाँ पे जी का वैल्यू नहीं दिया है तो हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एज्यूम करना है। ठीक है, सो किलो है 15 किलो, 9.8 है और हाइट दे के रखा है 1.5 मीटर का। ठीक है, और जूल में डिनोट होगा और ये आएगा 220.5 जूल। दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, एक है 19 सेंटीमीटर वाला, दूसरा है 9 सेंटीमीटर वाला। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना अगर समझ में ना आए तो। पहले तो बोला कि दो सर्कल है, एक का रेडियस है 19 सेंटीमीटर और दूसरा है जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर। अब बोला कि दूसरा और एक सर्कल का रेडियस निकालो जिसका सर्कमफरेंस जो है वो ये दोनों का सर्कमफरेंस का सम है। ठीक है, सुनो इशू, अभी ये है इसका अगर जो रेडियस है कैपिटल आर हो, इसका तो 19 ही, इसका 9 हो, तो इसका सर्कमफरेंस कितना आने वाला है 2 पाई 19 है ना, प्लस 2 पाई 9 जो क्वेश्चन के हिसाब से है। सो इक्वल्स यहाँ पे इसका सर्कमफरेंस का बराबर बोला है, ये दोनों का समेशन। सो 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है ना, हमने एज्यूम किया है कैपिटल आर और इसका रेडियस निकालना था। ठीक है, सो नो इशू, 2 पाई से हम इधर भी डिवाइड करते इधर भी डिवाइड करते, क्या मिलता है हमें 19 प्लस 9 इक्वल टू कैपिटल आर। सो आर इक्वल टू 28
सेंटीमीटर। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। देखिए पावर जो है, पावर को हमेशा वाट में ही नापा जाता है, वाट। ठीक है, पावर को हमेशा वाट में नापा जाता है, चाहे कैसे टाइप का पावर हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल पर्पस कंप्यूटर आर दोज दैट कैन बी adopted to countless use simply by changing its क्या क्या चेंज करके। जनरल पर्पस कंप्यूटर में उसका जो प्रोग्राम है उसे हम चेंज करके तरह तरह के काम ले सकते हैं। ठीक है, देखो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, ये सब चेंज करके हम अलग अलग काम नहीं ले सकते। ठीक है, प्रोसेसर कुछ भी हो, कोई भी टाइप का प्रोसेसर दो आपको, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम है उसमें है, ठीक है, या उसको उस कंप्यूटर को एक अलग टास्क के लिए आप उसको असाइन किए हो, सब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके उसको अलग अलग पर्पस में ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस चेंज कर दिया हो गया अलग अलग टास्क मिल जाएगा, नो। मेन कंप्यूटर काम करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, सो आंसर है सी। तो नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज क्या होगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सोलेनॉइड होता क्या है। सिंपल सी हिसाब है, एक कॉयल है, कॉपर वायर मान लो, उसी का एक कॉयल है जिसके थ्रू आपको करंट पास करना है। ठीक है, और जैसे ही आपने करंट पास किया वैसे वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का कलर अलग देता हूं। एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना शुरू हो गया, ये थोड़ा गलत सा हो गया, एक मिनट। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, फिर दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड, इन द सेम वे इधर भी है। ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना शुरू हो गया। ठीक है, बट एक चीज दिखाई देता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस सोलेनॉइड के अंदर वो पैरेलल है। ठीक है, इस सोलेनॉइड के अंदर पैरेलल है, और जैसे बाहर निकलता है फिर वो दूर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, एक दूसरे से दूर की तरफ निकल जाता है। ओके, फिर इधर से कनेक्ट हो जाता है, ऐसे करके कनेक्ट होता है। ओके, सो देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइन दिखाई दे रहा है, हर एक लाइन आपस में सेम दूरी बना कर रखता है, हमेशा पैरेलल रहता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इसकी जो लंबाई की बराबर में हर जगह सेम रहता है, हर जगह सेम रहता है। ठीक है, सो वैसे मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड नापने का भी है, वो है बी से हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और ये है कांस्टेंट है, जैसे म्यू से हम डिनोट करते हैं, आई करंट है, एन नंबर ऑफ टर्न है, और डिवाइडेड बाई एल है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कांस्टेंट है, ये है करंट, कितना करंट मूव कर रहा है। ठीक है, और ये नंबर ऑफ टर्न, कितना टर्न दिया हुआ है। ठीक है, और ये एल, ये है लेंथ, सोलेनॉइड की लेंथ कितना। अभी जब यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड बोला, बहुत लंबा हो सकता है। ठीक है, देखिए जितना लंबाई कम होगा सोलेनॉइड का, क्योंकि डिवाइडेड बाय में है ना, जितना लंबाई कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है, जितना करंट ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, टर्न जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ये सी नंबर, सेम एट ऑल पॉइंट्स। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल
जो अल्फा पार्टिकल से बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट is deflected towards north by a magnetic field. The direction of the magnetic field. Magnetic field किस तरफ? देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है उसे जानना पड़ेगा। ठीक है, अभी फ्लेमिंग्स जो साइंटिस्ट है उसने क्या बोला? उसने बोला कि हाँ बाएं हाथ का 3 उंगली, एक तो आपका थंब जिसे हम वृद्धा बोलते हैं, 4 फिंगर जिसे हम तर्जनी बोलते हैं, और मिडिल फिंगर या जिसे हम दूसरा और एक नाम है सेंटर फिंगर के नाम पे जानते हैं। ये 3 उंगली को 90 डिग्री एंगल में रखें, हर एक के साथ 90 डिग्री एंगल में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक चित्र बनाता हूँ, जैसे ये हो गया थंब, ठीक है, ये हो गया तर्जनी, और जो मध्यमा या मिडिल फिंगर है वो ऊपर की तरफ, वो कहाँ है? वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, और बाकी को आप ऐसे क्लोज करके रखो। हो गया ये। तो बंदा ने ये बोला है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो थंब का डायरेक्शन में आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तर्जनी की डायरेक्शन में आएगा, और जो करंट है वो जो मिड फिंगर है जो है कि ये स्क्रीन का साथ 90 डिग्री एंगल में, इसको अगर आप वाई एक्सिस आप एज्यूम करें, इसे वाई एक्सिस एज्यूम करो, इसे एक्स एक्सिस एज्यूम करो, तो जो जेड एक्सिस होगा, ठीक है, जो आपने अभी ये वीडियो चल रहा है इसका डिवाइस के स्क्रीन के साथ 90 डिग्री एंगल ऊपर की तरफ, ठीक है, वो है जेड एक्सिस जो मिड फिंगर को डिनोट कर रहा है और वो करंट को डिनोट कर रहा है। दैट मीन्स ये है फोर्स, ये एफ आई ई एल टी फील्ड, और ये करंट को सी यू आर आर ई एन, ये करंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बताया गया पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल बोला, पॉजिटिवली चार्ज। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल है और टुवर्ड वेस्ट की तरफ उसको प्रोजेक्ट किया गया है, वेस्ट की तरफ, तो जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो भी होगा वेस्ट की तरफ, ठीक है, ये होगा वेस्ट की तरफ, ओके। तो ये जो करंट का डायरेक्शन मिल गया वेस्ट की तरफ। अभी जो ये फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, ये डिफ्लेक्ट किस तरफ कर रहा है? नॉर्थ की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ने ये अल्फा पार्टिकल को किस तरफ, ये तो छोड़ा गया था वेस्ट की तरफ, ऊपर की तरफ, और अभी इस चित्र के हिसाब से वो चला गया इस तरफ, ठीक है, इस तरफ चला गया। तो दैट मीन्स इस तरफ मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ काम करेगा? बस 90 डिग्री के हिसाब कर लो, ठीक है। सो इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, ओके। सो अभी आप मान लीजिए ये जो वेस्ट है, ठीक है, ये हिस्सा को आप वेस्ट मान लो, इससे आप नॉर्थ मान लो, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, इसे संभाल लो, ठीक है। और मैं ये चित्र को दोबारा से प्रिंट करता हूं। अभी देखते हैं ऊपर से, ये है थंब, ये है थंब, ओके, ये थंब है, और ये है मिड फिंगर, सॉरी जो 4 फिंगर है, ठीक है, और ये है आपका मिडिल फिंगर, और इधर 2 और, ओके। आपका जो ये फिंगर है, ये जो थंब फिंगर है, थंब, ये थंब क्या कर रहा है, सॉरी, ये जो थंब फिंगर है ये मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट कर रहा है। वो किस तरफ होगा?
वो नॉर्थ की दिशा में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डिफ्लेक्ट नॉर्थ की तरफ कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ की तरफ होगा, ओके। और करंट वेस्ट की तरफ होगा, क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल वेस्ट की तरफ ही मूव कराया गया, मूव हुआ था, ठीक है, तो प्रोजेक्ट हुआ था, तो दैट्स वाई वेस्ट की तरफ क्या आएगा? करंट आएगा, वेस्ट की तरफ करंट, ओके। तो सीधा अभी स्क्रीन के साथ सीधा ऊपर की तरफ 90 डिग्री एंगल में क्या काम करेगा? वो है मैग्नेटिक फील्ड। वो किस तरफ काम करेगा? अपवर्ड। सो आंसर क्या है? अपवर्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल है और 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी की तरफ देख रहा है। ये क्वेश्चन मेरा और एक वीडियो में है ऑलरेडी, हाइट एंड डिस्टेंस वाला में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? चिमनी का हाइट कितना है? देखिए सिंपल सी हिसाब है, एक चिमनी है, समझ लो यहाँ पे एक चिमनी है और 28.5 मीटर दूरी में है जो बंदी है, और उसका हाइट जो है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। और वहां से वो देख रहा है किसको? ये चिमनी है, चिमनी का जो टॉप है इसको देख रहा है, और यहाँ के साथ ये 45 डिग्री एंगल कर रहा है, ओके। सो दैट मीन्स ये 28.5 जो, इससे भी हम 28.5 कर सकते क्योंकि ये पैरेलल है, इसके साथ ये पैरेलल है, ठीक है, नो इशू यहाँ तक। सो यहाँ पे हमें राइट एंगुलर जो ट्राइंगल है उसे एज्यूम करते हैं, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला जो टेन थीटा के हिसाब से होता है, ठीक है, उसे लगाते हैं। तो जब 1045 डिग्री है इज इक्वल टू, इसे हम y मान लेते हैं या हाइट h मान लेते हैं, ठीक है। सो h बाई 28.5 मीटर होगा, सिंपल सी सा, ओके। सो 1045 इक्वल टू 1 आता है, 1 इक्वल टू h बाई 28.5, सो h इक्वल टू 28.5। देखो ये यहाँ से है, यहाँ से लेके ये जो h है यहाँ तक है। एक्चुअल हाइट अगर निकालना हो चिमनी का, वो कितना आएगा? एक्चुअल हाइट, एक्चुअल हाइट इज इक्वल टू h प्लस 1.5 मीटर। कितना हो रहा है? 30 मीटर, क्योंकि 28 के साथ 1.5 मीटर लगा दो, ठीक है। सो ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन ए फ्लावर बेड, फूलों की बिस्तर, फ्लावर बेड, देर आर 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो, 22nd सेकेंड में, 19 थर्ड रो में, ऐसे करके है। सो देर आर 5 रोज प्लांट लास्ट रो में, पहले में 23 है, सेकेंड वाले में 21, थर्ड वाले में 19। इस हिसाब से जब देखा गया लास्ट वाले में 5 रोज प्लांट है, ठीक है। तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड? सो ये सीधी सीधी जो एपी है ना, एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसे डिनोट करता है। सो उसका एक फॉर्मूला है जहाँ पे आपको ए एन, ये जो जितना भी देके रखे हैं नंबर, इसे हम ए से डिनोट करते हैं, और nth नंबर हमें निकालना है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए है, ए क्या है? जो फर्स्ट वाला टर्म वो क्या है? ए इक्वल टू 23। एन क्या है? एन क्या है वो हमें, इसमें ए एन, ये हमें निकालना है, ठीक है। सॉरी, ए एन मतलब लास्ट वाला 5, ठीक है।
और डी क्या होता है, डिफरेंस। तो 21 माइनस 23, दूसरे वाले से पहले वाला, सेकेंड वाला से पहले वाला को आपको माइनस करना है, ये थर्ड वाले से सेकेंड वाले को आपको माइनस करना है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको -2 मिल जाएगा डी। ओके, नो इश्यू। सो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे बैठाएं, सो 5 इक्वल टू 23 प्लस एन का वैल्यू तो हमें पता नहीं, वो निकालना है, इंटू -2। सो यहाँ पे एन मिलता है 10। तो कितना फ्लावर बेड है, कितना रोज है फ्लावर बेड में, 10 रो है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीच ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये वॉल है, दीवार है, इधर एक खिड़की लगा कर रखा है, समझ लो। लेडर मीन सीढ़ी है। ठीक है, वो सीढ़ी है 10 मीटर का, और जो खिड़की है वो 8 मीटर ऊपर में है। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है, ये x, ये निकालना है। जो सेम, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ट्राइगोनोमेट्रिक जो पाइथागोरस थ्योरम है उसे ही लगाना है। ठीक है ना, तो हम सिंपल से डायरेक्ट मारते हैं कि 10 स्क्वायर हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू, ये नॉर्मल जो है इसका स्क्वायर प्लस जो हमें निकालना है उसका स्क्वायर। ठीक है, जो ग्राउंड है, समय क्या मिलने वाला है, x इक्वल टू 6 मिलने वाला है। ठीक है, 6 मीटर। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते रहते हैं, कभी बाइनरी टू डेसिमल, कभी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, मैं यहाँ पे आया हेक्साडेसिमल। ठीक है, सो ये 2047 है, ये हेक्साडेसिमल है, इसका डेसिमल क्या होने वाला है। ठीक है, ये डेसिमल है, इसका हेक्साडेसिमल क्या होने वाला है। ठीक है, ये निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी तरीका है। हमें कंटिन्यूसली 16 से डिवाइड करना है, कंटिन्यूसली 16 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करो और रिमाइंडर क्या मिला वो देखो, डिवाइड करो और रिमाइंडर क्या मिला है वही देखो। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखिए, मैंने ये लिख कर रखा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, फिर 10 11 12 13 14 15 तक। ठीक है, 0 भी है। ओके, अभी हमारा काम है, ये जो 2047 है इसे कंटिन्यूसली 16 से डिवाइड करते रहो, कंटिन्यूसली 16 से डिवाइड करते रहो, अगर जब तक ना आपको 0 मिल जाए, जब तक ना आपको क्वोशिएंट में 0 मिल जाए तब तक इसको आप डिवाइड करते रहो। ठीक है, 16 से डिवाइड करोगे तो 127 आने वाला है, और रिमाइंडर छोड़ेगा कितना, 15, कोई इशू नहीं है। फिर 127 जो क्वोशिएंट मिला ना उसको दोबारा डिवाइड करो 16 से, 7 मिलने वाला है, और रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, सेम 15, कोई इशू नहीं है, 7 है ना, 7 को डिवाइड करो 16 से। ठीक है, सो नो इशू, इधर 0 करो, सो रिमाइंडर 7। ठीक है, सो देखो ये जो हमने शो किया है ये रिमाइंडर का लिस्ट है, ये रिमाइंडर लिस्ट है। ठीक है, 0 से लेके अगर 9 तक आ गया, 0 से लेके 9 तक जो भी रिमाइंडर आए, वैसे 0 कभी आएगा नहीं रिमाइंडर में, नहीं तो हम ये डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में किस हिसाब से हम शो करेंगे। ठीक है, 0 आएगा तो खत्म ही होगा। ठीक है, तो हमें देखना है ये जो कोशिएंट है जब तक ना 0 हो तब तक इसको 16 से डिवाइड करते रहो। ठीक है, पहला 16 से डिवाइड करो नंबर को, फिर कोशिएंट को 16 से, अगेन सेकंड क्वेश्चन को, अगेन थर्ड क्वेश्चन, ऐसे करते रहो कंटिन्यू, जब तक ना लास्ट क्वोशिएंट 0 तक पहुंचे। जैसे 0 तक पहुंच गया, फिर जितना भी रिमाइंडर है, जितना भी रिमाइंडर आया हुआ है, हर एक रिमाइंडर को, अभी कितना रिमाइंडर है, फर्स्ट रिमाइंडर आया,
ये सेकंड रिमाइंडर आया, ये थर्ड रिमाइंडर आया। अभी तो रिवर्स में लो, 7, 15 फिर 15, ठीक है। अभी हम यहाँ पे 15 यूज़ नहीं कर सकते, ये 10 से लेकर 15 तक इसको यूज़ नहीं कर सकते, पर इसकी जगह पे ये अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। इसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे, ये अल्फ़ाबेट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 15 के लिए अल्फ़ाबेट क्या है, एफ है, और न्यूमेरिक हम यूज़ कर सकते हैं 9 तक, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कितने नंबर है, ये 9 तक, और 0 के साथ 10 हो गया, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कर, सो दैट्स वाई यहाँ पे जो आंसर होगा वो डी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एट लास्ट, जय हिंद।